हेलो सभी प्यारे बच्चों को, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो हम लोग जो है आज से केमिस्ट्री का नए सेशन का जो कि 2021-22 के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से आपके जो बच्चे 2022 में क्या करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि 21 वालों का तो बोर्ड एग्ज़ाम लगभग लगभग 90% चांस है कि नहीं ही होगा और कंफर्म है कि नहीं ही होगा। ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग 2022 वाले बच्चों के लिए फोकस करते हैं। तो आप सभी के लिए जो 12th की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अच्छा, और जो लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर्स क्या होंगे भाई, आपके नीट और जेई लेवल के होंगे, हिंदी में ही रहेंगे। ठीक है। तो बोर्ड तो कवर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ नीट और जेई लेवल को भी टच करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। कॉपी पेन लेकर हमेशा साथ में बैठना है, नोट्स अपने हाथों से ही बनाना है। ठीक है। अपनी बनाई हुई नोट्स सबसे अच्छी होती है, तो नोट्स आपको अपने हाथ से ही बनानी रहेगी। ठीक। और अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री का फुल कोर्स चाहता है तो, और ये भी चाहता है कि टाइम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिवीजन हो जाए, उसके बाद हैंड रिटन नोट, प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाए, असाइनमेंट भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, तो आप लोग टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से हमारा कोर्स जो कि प्रखर केमिस्ट्री नाम से है, उसको आप परचेज कर लोगे तो वहाँ आपको फुल केमिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ पे लाइव क्लासेस वहाँ भी चलती हैं ऐप पर। ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी तो यहाँ फ्री में चल ही रही यूट्यूब की क्लासेस फ्री में है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करके आप लोग डेली रेगुलर बेसिस पर क्या कर सकते हो, यहाँ पढ़ाई कर सकते हो और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक है। तो आज हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है आपका 12th की केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस नॉर्मल से क्या बात करेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो है सामान्य परिचय। तो इसमें देखिए दो चीज़ें, एक हेलो एल्केन है और एक हेलो एरीन है। तो आज के लेक्चर में हम लोग केवल और केवल भाई अभी हम लोग इसको दो पार्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब हम लोग हेलो एल्केन को अलग पढ़ेंगे और हेलो एरीन को अलग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो शुरू करने जा रहे हैं, वो शुरू करेंगे हेलो एल्केन। ठीक है। पहले हम लोग हेलो एल्केन को कवर करेंगे और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए हेलो एल्केन की, कि हेलो एल्केन क्या होंगे। हेलो एल्केन की बात करते हैं। हेलो एल्केन, इन्हीं को सामान्य रूप से एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। हेलो एल्केन को ही क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड भी कहा जाता। हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो हमारा जो है हेलो एल्केन होता क्या है, इसकी बात सबसे पहले करें। तो जब किसी भी हाइड्रोकार्बन या जब किसी भी एल्केन के, देखो नाम क्या है, हेलो एल्केन। ठीक है। तो जब किसी भी एल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जब किसी भी एल्केन का, मान लो हमने एक एल्केन लिया, एल्केन हमारा क्या है CH4, और हमने इसकी रिएक्शन हैलोजन से करा दी, तो यहाँ से एक हैलोजन, इसके एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और यहाँ पे क्या आ गया, एक हैलोजन आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इसके हैलोजन ने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, इस एल्केन का एक हाइड्रोजन बाहर हो गया और उसकी जगह कौन आ गया, हैलोजन आ गया। तो ये जो बनने वाला यौगिक हुआ, यही हमारा क्या है, हेलो एल्केन। यही हमारा क्या है, हेलो एल्केन। अगर इसकी रिएक्शन फिर से H2 से करा दो तो यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH2H2। ये भी हमारा क्या है, हेलो एल्केन ही है। इसकी रिएक्शन अगर फिर से H2 से करा दोगे तो एक हाइड्रोजन और बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन और प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये CHX3 बन जाएगा। ये भी हेलो एल्केन ही है हमारा। अगर हम यहाँ पे एक बार और करा दें इसकी रिएक्शन, तो एक बार और रिएक्शन कराने पर एक और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे CH4 बन जाएगा, ये भी हमारा हेलो एल्केन है। तो जब किसी भी एल्केन से एक या ज्यादा हाइड्रोजन, जब किसी भी एल्केन यौगिक से एक या ज्यादा हाइड्रोजन हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा,
जब किसी भी एल्केन से एक या ज्यादा हाइड्रोजन हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे बेटा? हैलो एल्केन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हैलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राप्त यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं? हैलो एल्केन कहलाते हैं। ये हमारा हैलो एल्केन है, या इन्हीं को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होगी कि हैलो एल्केन होता क्या है। किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दो, या ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दो, तो बनने वाले यौगिकों को ही हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कहते हैं। एल्काइल हैलाइड क्यों कहते हैं, इसकी भी बात अगर हम जान लें तो जब किसी भी देखो, जब किसी भी इसको प्रतिस्थापित करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, रफ करते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो तो देखो यहाँ पे अब बात अगर हम करें तो हमारा जब मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी एल्केन है, मान लो ये CH4 है, तो जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाता है तो जो बनने वाला समूह होता है, जैसे ये भाई CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये समूह बन गया। ये समूह क्या कहलाएगा? एल्काइल समूह। क्या कहलाएगा? एल्काइल समूह या एल्किल समूह कहलाता है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम होता है मेथ, तो ये हो जाएगा मेथिल। इस समूह का नाम क्या होगा? मेथिल समूह। जैसे मान लो हमारा एथेन ही है, क्या है? एथेन, तो भाई ये भी तो एक क्या है? एल्केन का ही है। अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा C2H5। क्या बन जाएगा? C2H5। ये भी हमारा एल्किल ग्रुप ही है। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि एथेन से बना है तो दो कार्बन को एथ बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एथिल समूह। तो मतलब जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया जाता है तो बनने वाले समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। और इसको सामान्यतः आर से दर्शाते हैं। आर का मतलब होता है, आर किसको दर्शाता है? एल्किल समूह को दर्शाता है। आर किसको दर्शाता है बेटा? एल्किल समूह को दर्शाता है। तो जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो वहां से जो आपका ग्रुप प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। तो हमारा जो मोनो हैलो एल्केन होता है, मतलब जब एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है तो एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होने पर उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। मोनो हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे हैलो एल्केन के वर्गीकरण की, हैलो एल्केन के यौगिकों के वर्गीकरण की। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बातें करेंगे किसके? हैलो एल्केन के वर्गीकरण की। चलिए उसको देखते हैं। तो हमारा जो है क्या आएगा? हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो बेटा हैलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो जो हम हैलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे वो कई आधार पे करेंगे। सबसे पहला तो जो आधार होगा वो हमारा होगा हैलोजन की संख्या के आधार पे। किसके आधार पे बेटा? हैलोजन की संख्या के आधार पे। सबसे पहला हम जो वर्गीकरण करेंगे हैलोजन की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स की संख्या के बेस पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के बेस पर हम क्या करेंगे? उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पे जो हैलो एल्केन होंगे उनमें सबसे पहला जो आएगा
वो आएगा मोनो हेलो एल्केन। क्या आएगा? मोनो हेलो एल्केन, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? या इसी को मोनोहेलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहेलाइड भी कहते हैं। मोनोहेलो एल्केन और मोनोहेलाइड, मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलाइड। तो मोनोहेलो एल्केन या मोनोहेलाइड क्या होते हैं अगर हम इसकी बात करें, तो ध्यान से समझिएगा। जब किसी भी हेलो एल्केन यौगिक में केवल एक हैलोजन परमाणु होता है, जब किसी हेलो एल्केन यौगिक में केवल एक हैलोजन परमाणु होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? जब किसी भी यौगिक में, जैसा एक यौगिक हम यहाँ बनाए, हमारे पास है CH3X। क्या है बेटा? CH3X। तो इसमें देखो केवल एक ही हैलोजन परमाणु है। X का मतलब क्या क्या हो सकता है? हैलोजन का मतलब तो आप जानते हो ना भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हैलोजन होते हैं। इसके बारे में तो आपको सामान्य जानकारी होगी। तो जब किसी भी यौगिक में केवल एक हैलोजन परमाणु होता है, जैसे यही CH3Cl हो जाता एक हैलोजन परमाणु, या C2H5Br हो जाता एक हैलोजन परमाणु, या C3H7I हो जाता एक हैलोजन परमाणु। तो ऐसे कोई भी यौगिक जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोहेलो एल्केन या मोनोहेलाइड। या दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहो तो दूसरी तरह से डिफाइन करने के लिए आप क्या कह सकते हो कि जब एल्केन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है तो बनने वाला यौगिक ही क्या कहलाता है? आपका मोनोहेलो एल्केन या मोनोहेलाइड कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। ये आपके एग्जांपल्स हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना सारी चीज़ों का, नोट्स अपने से बनाते चलना बेटा। ठीक है, नोट्स अपने से ही बनाते चलना। अगर किसी को प्रिंटेड नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए सेम चीज़ जो आपका TOC लर्निंग ऐप पे उसमें प्रथम केमिस्ट्री नाम से बैच बना हुआ है, तो उसको आप परचेज कर सकते हो। तो वहाँ से आपको नोट्स वगैरह क्या हो जाएंगे? अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप लोग क्लास में अपनी नोट्स खुद से बनाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो मोनोहेलो एल्केन की बात हो गई, मोनोहेलाइड की बात हो गई। अब इसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा डाईहेलाइड। क्या आएगा? डाईहेलो एल्केन या डाईहेलाइड। तो चलिए, दूसरा हमारा होगा डाईहेलो एल्केन और डाईहेलाइड। तो दूसरा है डाईहेलो एल्केन या डाईहेलाइड। जी ठीक है, तो डाईहेलो एल्केन या डाईहेलाइड क्या होते हैं बेटा? तो डाईहेलो एल्केन या डाईहेलाइड जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी एल्केन का दो हाइड्रोजन हैलोजन से प्रतिस्थापित होता है, जब किसी भी हाइड्रोजन का किसी भी एल्केन का दो हाइड्रोजन हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो जो यौगिक बनते हैं उनको हम डाईहेलो एल्केन या डाईहेलाइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जब दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो यहाँ पे X2 आ जाएगा, CH2X2, या फिर आप देख सकते हो C2H4X2, है ना, या फिर आप देख सकते हो CH2X यहाँ है, फिर CH2 है, फिर CH2X यहाँ पर भी है। तो जब किसी भी यौगिक में दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जब किसी भी यौगिक में दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं डाईहेलो एल्केन या डाईहेलाइड। डाईहेलो एल्केन या डाईहेलाइड। ठीक है, अब डाईहेलाइड भी जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग डाईहेलाइड का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, यहीं पे डाईहेलाइड का भी वर्गीकरण कर लेते हैं। जो डाईहेलाइड होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो इसको हटाते हैं, रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल, तो जो हमारे डाईहेलाइड होंगे उनके प्रकार देखते हैं। आइए, डाईहेलाइड का वर्गीकरण, डाईहेलाइड का वर्गीकरण करते हैं। तो डाईहेलाइड में देखोगे तो सबसे पहला जो मिलेगा आपको वो मिलेगा जिम डाईहेलाइड। क्या मिलेगा? जिम डाईहेलाइड।
सबसे पहला आपका होता है जिम डाई हैलाइड। जिम डाई हैलाइड। अब जिम की अगर बात करें तो जिम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? जिम का फुल फॉर्म होता है जेमिनल। जिम किससे लिया गया? जेमिनल से। जेमिनल का मीन्स होता है जुड़वा। जेमिनल का मीन्स क्या होता है? जुड़वा। ठीक है, मतलब जब किसी भी हेलो एल्केन यौगिक में, देखोगे यहाँ पे जब किसी भी डाई हैलाइड यौगिक में दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे उपस्थित हो, जब किसी भी डाई हैलाइड यौगिक में दो हैलोजन परमाणु जो होंगे वो एक ही कार्बन पे उपस्थित होंगे, तो इसे हम बोलते हैं जिम डाई हैलाइड। जैसे अगर हमने बात की ये CH3 है, ये CH है, तो दो क्लोरीन है, तो दोनों के दोनों क्लोरीन क्या है भाई? इसी कार्बन पे, एक ही कार्बन पे उपस्थित है। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी चेन हो जाए, CH3 CH2 CH3 दो ब्रोमीन है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? एक ही कार्बन पे उपस्थित होंगे। तो जब दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं जिम डाई हैलाइड। और इसी का एक और नाम भी है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा अल्फा डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा डाई हैलाइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आइए उसका रीजन समझते हैं। बेटा जिस कार्बन से, आपको पता होगा, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह डायरेक्टली जुड़ा होता है, सीधे जुड़ा होता है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो देखो ये यहाँ पे हैलोजन ही तो क्रियात्मक समूह है, तो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अल्फा कार्बन। यहाँ पे ये जो हैलोजन है ये इस कार्बन से जुड़े हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। यहाँ पे जो हैलोजन है वो इसी कार्बन से जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? अल्फा कार्बन। तो हम सिंपल सी क्या बात करेंगे बेटा? सिंपल सी बात ये है कि जब दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होंगे तो उसे ही हम बोलते हैं जिम डाई हैलाइड, क्योंकि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन पे जुड़ा है, ये भी अल्फा कार्बन पे जुड़ा है, यहाँ पे ये भी अल्फा पे जुड़ा है, ये भी अल्फा पे जुड़ा है, इसलिए इसको हम एक और नाम भी देते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा डाई हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी, तो इसको भी स्क्रीनशॉट मारो, नोट करो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला प्रकार का हो गया जिम डाई हैलाइड। अब जिम डाई हैलाइड के बाद एक और चीज आती है बेटा, वो आपकी होती है क्या? विक डाई हैलाइड। जिम डाई हैलाइड के बाद एक और चीज आती है जो कि क्या होती है? विक डाई हैलाइड। क्या होती है? विक डाई हैलाइड। और इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, अल्फा बीटा डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा डाई हैलाइड भी कहते हैं। अब देखो विक कहां से लिया गया भाई? विक जो होता है वो लिया गया विसिनल से। विसिनल का मतलब होता है अगल बगल, मतलब पड़ोसी, नेबर्ड। ठीक है, तो जब दो हैलोजन परमाणु बगल के, अगल और बगल मतलब कार्बन पे जुड़े होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े होते हैं, एकदम पड़ोस के कार्बन पे जुड़े होते हैं, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं बेटा? विक डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं, हमने एक यौगिक लिया CH2 CH2, अब एक हैलोजन परमाणु इस पे जुड़ा है तो दूसरा हैलोजन परमाणु जस्ट इसके बाद वाले पे जुड़ा होगा। ठीक है, बड़ी चेन भी होगी CH3 CH CH2, तो एक हाइड्रोजन परमाणु अगर यहाँ जुड़ा होगा तो दूसरा जस्ट इसके बगल वाले पे जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे और बड़ी चेन भी अगर आप ले लोगे तो कितनी भी बड़ी चेन हो जाए, लेकिन देखिएगा यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन परमाणु इस पे लगा हुआ है तो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इस पे, इसके जस्ट बगल वाले पे लगा होगा। ठीक है, तो जब दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन पर जुड़े होते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पे भाई ये जो आपका कार्बन है ये अल्फा कार्बन मान लो, क्रियात्मक समूह जिससे जुड़ा है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन। तो जब दो हाइड्रोजन परमाणु अल्फा और बीटा कार्बन पे जुड़े होते हैं तो इनको हम विक डाइहैलाइड कहते हैं, या अल्फा बीटा डाइहैलाइड भी कहते हैं। जैसे इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है, ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा हो जाएगा, या अगर आप इसको भी अल्फा मानोगे तो अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा हो जाएगा, इसको अल्फा मानोगे तो अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा हो जाएगा, इसको अल्फा मानते तो अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा हो जाता। मतलब जो दो हैलोजन परमाणु हैं
वो दोनों कहाँ जुड़े होने चाहिए, एक अल्फा कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए और एक बीटा कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि अगल बगल के कार्बन पे होने चाहिए, पड़ोस के कार्बन पे उपस्थित होने चाहिए। तो ये जिम डाइहेलाइड हो गया, ये विग डाइहेलाइड हो गया। अब इसके बाद एक और है आएगा, चलो उसकी बात भी करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके बाद फिर देखिएगा, इसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा तीसरा जो आएगा उसको हम बोलते हैं विलगित डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं, विलगित डाइहेलाइड आइसोलेटेड डाइहेलाइड। ठीक है, इसी को और एक नाम क्या देते हैं बेटा, इसी का एक और नाम भी देते हैं अल्फा गामा डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा गामा डाइहेलाइड। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसकी कहानी क्या है, आइए इसकी कहानी भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी कहानी ये है कि ऐसा डाइहेलाइड यौगिक जिसमें एक हैलोजन परमाणु पहले कार्बन पे जुड़ा हो और दूसरा हैलोजन परमाणु तीसरे कार्बन पे जुड़ा हो। मान लो अगर हम इसको अल्फा बोलेंगे तो अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा हो जाएगा, बीटा से जुड़ा कार्बन क्या हो जाएगा, गामा कार्बन हो जाएगा। तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि जब एक हैलोजन परमाणु अल्फा कार्बन पे और एक हैलोजन परमाणु गामा कार्बन पे जुड़ा होता है तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग विलगित डाइहेलाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी होती, CH3 CH CH2 CH2, एक हैलोजन परमाणु अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो दूसरा हैलोजन परमाणु तीसरे कार्बन 1 2 3 तीसरे कार्बन पे लगा होगा। मतलब अगर हम इसको अल्फा बोलेंगे तो ये बीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो एक अल्फा पे जुड़ा है तो एक कहाँ पे जुड़ा है, गामा पे जुड़ा है। तो ऐसा डाइहेलाइड यौगिक जिसमें एक हैलोजन परमाणु अल्फा कार्बन पे और दूसरा हैलोजन परमाणु गामा कार्बन पे जुड़ा होता है, या ऐसा डाइहेलाइड यौगिक जिसमें जो एक हैलोजन परमाणु होता है वो पहले कार्बन पे और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में तीसरे कार्बन पे जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है आपका विलगित डाइहेलाइड कहलाता है या अल्फा गामा डाइहेलाइड कहलाता है। और इसके लिए कम से कम, इसके लिए कम से कम मतलब विलगित डाइहेलाइड के लिए कम से कम 3 कार्बन की श्रृंखला का होना आवश्यक है। जब तक 3 कार्बन की श्रृंखला नहीं होगी तब तक आपका विलगित डाइहेलाइड नहीं बन सकता। आवश्यक, ठीक है, ये तो कम से कम 3 कार्बन की श्रृंखला का होना आवश्यक है। ये चीज क्लियर है सभी को। अब इसके बाद एक और आता है बेटा, अगर हम उसकी बात करें तो एक और हमारा कौन सा आता है, वो होता है ध्यान दीजिएगा, वो होता है सीमांत डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं उसको, सीमांत डाइहेलाइड। सीमांत डाइहेलाइड, लिमिटिंग डाइहेलाइड। ठीक है, या इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं ओमेगा डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं, ओमेगा डाइहेलाइड। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक या ऐसा डाइहेलाइड यौगिक जिसमें एक कार्बन, एक हैलोजन परमाणु जो है वो पहले कार्बन पे जुड़ा होता है और दूसरा हैलोजन परमाणु अंतिम कार्बन से जुड़ा होता है। इसके लिए पहली तो कंडीशन क्या है, कम से कम 4 कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। जो हमारी कार्बन की श्रृंखला है वो कम से कम 4 कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, अब इस कंडीशन के बाद चलो 4 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो 4 कार्बन की श्रृंखला बना लिया। अब 4 कार्बन की श्रृंखला में एक हैलोजन पहले कार्बन पे तो दूसरा हैलोजन अंतिम कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो जाए, जैसे और बड़ी कार्बन की श्रृंखला ले लीजिए आप, और बड़ी कार्बन की श्रृंखला ले लीजिए, ये हमने 5 कार्बन की श्रृंखला ले ली।
तो एक हैलोजन पहले कार्बन पे लगा होना चाहिए, तो एक हैलोजन अंतिम, जहां पे सीमांत, सीमांत का मतलब क्या हो, जहां पे सीमा का अंत हो रहा है, तो भाई इस यौगिक का अंत कहां पे हुआ, यहाँ पे, तो एक हैलोजन यहाँ पे लग जाएगा। तो ऐसा डाइहैलाइड यौगिक जिसमें एक हैलोजन परमाणु पहले कार्बन पे और दूसरा हैलोजन परमाणु जो होता है वो अंतिम कार्बन पे लगा होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत डाइहैलाइड कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सीमांत डाइहैलाइड कहते हैं। इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी डाइहैलाइड के बारे में, है ना। तो इसको भी नोट करिए। तो फिर हमने मोनोहैलाइड पढ़ लिया, हमने डाइहैलाइड पढ़ लिया, अब हम लोग ट्राइहैलाइड पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ट्राइहैलाइड की ओर। तो ये डाइहैलाइड के प्रकार सारे खत्म हो गए, अब हम लोग चलेंगे ट्राइहैलाइड की ओर। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, ट्राइहैलाइड की। ट्राइहैलाइड, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, ये ट्राइहैलाइड या ट्राइहेलो एल्केन, ये आपको, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम बात करें सिंपल सी, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब किसी भी हैलोजन परमाणु में सॉरी किसी भी हैलो एल्केन में 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे, जब किसी भी हैलो एल्केन यौगिक में 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्राई हैलो एल्केन या ट्राइहैलाइड। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CHX3 का, हमारे पास है भाई CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म होता है, CHBr3 है आपका ब्रोमोफॉर्म होता है, CHI3 है आपका आयोडोफॉर्म होता है। तो ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें 3 हैलोजन परमाणु होंगे, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन या ट्राइहैलाइड कहते हैं। फिर इसके बाद एक और आता है बेटा, ये तो तीसरा हो गया। फिर इसके बाद एक और आता है टेट्रा हेलो एल्केन। क्या आता है, टेट्रा हेलो एल्केन या टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हेलो एल्केन और टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हेलो एल्केन और टेट्रा हैलाइड, ठीक है। तो टेट्रा हेलो एल्केन या टेट्रा हैलाइड क्या होते हैं, इनकी भी बातें हम करते हैं। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें, ऐसा हेलो एल्केन यौगिक जिसमें 4 हैलोजन परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, 4 हैलोजन परमाणु होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, उन्हीं को बोलते हैं टेट्रा हैलाइड। जैसे ये हो गया आपका C2H2X4 हो गया, है ना। ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें 4 हैलोजन परमाणु होंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो हमारा हो जाएगा टेट्रा हेलो एल्केन या टेट्रा हैलाइड, ठीक है। चलो अब इसके बाद जैसे इसको देख लो आप, C3H7X होता है, तो आप C3 उसमें क्या कर दो बेटा, C3H4X4 ये होता है। भाई 4 हैलोजन परमाणु होने चाहिए, 4 हैलोजन परमाणु होंगे, टेट्रा हेलो एल्केन या टेट्रा हैलाइड कहलाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर है। देखो वर्गीकरण क्यों पढ़ा रहे हैं, बेसिक चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा, बेसिक चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी हम लोग इसी चैप्टर में मोनोहैलाइड पढ़ेंगे, फिर डाइहैलाइड पढ़ेंगे, ट्राइहैलाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे, टेट्राहैलाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे, सबके उपयोग पढ़ेंगे, सबकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। पता चला हमने ट्राइहैलाइड बोल दिया, आपको पता ही नहीं कि ट्राइहैलाइड होता क्या है। हमने ओमेगा डाइहैलाइड बोल दिया, आपको पता ही नहीं ओमेगा डाइहैलाइड क्या है। तो हर छोटी बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि भाई जब छोटी छोटी चीज़ें आप जानते रहोगे तो आगे कॉन्सेप्ट में एकदम क्लैरिटी रहेगी। और इस बात की गारंटी 110%, अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वो अप टू द लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कभी कोई क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। बस ये है कि जैसी चीज़ें पढ़ाई जाए वैसे पढ़ते रहना और सारी चीज़ें तैयार करते रहना, बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दो, पूरी तरह से एकदम सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ मेहनत तो आपको भी करनी है, एक हाथ से ताली तो बचती नहीं। हम तो आपको सिखा रहे हैं,
आपको भी उसके ऊपर मेहनत करनी। पता चला यहाँ लेक्चर देख के फिर घर में अरे बस हो गया, लेक्चर देख लिए सब हम आ गए, ज्ञानी बन गए, तो ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सिंपली लाइक मैथ। जैसे मैथ में जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतने ज़्यादा आपको आते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे रिएक्शंस बनेंगे और चीज़ें आपको आने लगेंगी। ठीक है, तो वही चीज़ें करनी है यहाँ पे भी। जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उनको आप बाद में रिपीट जरूर करिएगा। जो अभी अभी तो रिएक्शन पढ़ा नहीं रहे, जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस आप खुद से किया करिए। लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाएंगे, नोट्स से पढ़ेंगे और उसका जो रिवीजन है वो खुद से करेंगे, मैकेनिज्म खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, सेम टाइप के रिएक्शन अपने से लिखकर उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो जाएगी। और आपको पता होगा कि भाई नीट और जेई के एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही है जो स्कोरिंग होती है। मतलब बच्चा जो होता है वो फिजिक्स मैथ में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं देता है। ये 80-90% बच्चों की प्रॉब्लम है। भाई मैथ फिजिक्स लगता है, जैसे जेई की तैयारी जो कर रहा है उसको लगता है मैथ फिजिक्स क्या है, भाई कॉम्बिनेशन बना के मैथ फिजिक्स में लगे रहते हैं, केमिस्ट्री को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जबकि मैथ और फिजिक्स को अगर आप 4 घंटे दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो, केमिस्ट्री को 1.5-2 घंटे ही दे दो यार, एक ही घंटे 1-1.5 घंटे डेली दे दो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारी होती है केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये कहोगे कि अरे केमिस्ट्री की टीचर है तो आप तो कहेंगे ही कि आसान होती प्यारी होती है, ऐसा नहीं, वास्तविकता में आसान है। कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, पकड़ने सीख जाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब बने हो हमारे साथ तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो हो गया आपका ट्राई हेलो एल्केन। एक और प्रकार का होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। एक और यौगिक होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा पर हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, पर हेलो एल्केन। एक और होता है उसको हम बोलते हैं पर हेलो एल्केन। पर हेलो एल्केन, तो पर हेलो एल्केन क्या होता है अगर आप इसकी बात करें तो जब किसी भी हेलोजन परमाणु के सब सॉरी किसी भी एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु, जब किसी भी एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, मान लो हमारे पास CH4 होता है, कौन, मेथेन होता है, तो उसके सारे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन होते हैं, चारों के चारों हाइड्रोजन क्या हो जाए, हेलोजन से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे पर हेलो मीथेन, क्योंकि मीथेन से बना है तो पर हेलो मीथेन। जैसे हमारे पास एथेन होता है, एथेन क्या होता है, C2H6, तो इसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो इसके 6 के 6 हाइड्रोजन क्या हो जाए, हेलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित हो जाए, तो इसको अपन लोग बोलेंगे पर हेलो एथेन। क्या बोलेंगे, पर हेलो एथेन। ठीक है, मान लो हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन होता है क्या, C3H8 होता है, तो इसके 8 के 8 हाइड्रोजन हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पर हेलो प्रोपेन। क्या बोलेंगे, पर हेलो प्रोपेन। तो जब किसी भी यौगिक के सभी हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको हम पर हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे मीथेन के चारों प्रतिस्थापित हो गए तो पर हेलो मीथेन, एथेन के हो गए तो पर हेलो इथेन, प्रोपेन के हो गए तो पर हेलो प्रोपेन। तो इस तरह से चीजें क्या होती हैं आपकी चलती जाती हैं। तो जब किसी भी यौगिक के सभी हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो इस प्रकार बनने वाले यौगिकों को पर हेलो एल्केन कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन और आपका पर हेलो एल्केन। और डाई हेलो एल्केन में भी 4 हमने पढ़े, जिम डाई हेलाइड, विग डाइहेलाइड आपका, फिर आपका विलगिड डाइहेलाइड और फिर आपका सीमांत डाइहेलाइड, अल्फा अल्फा डाइहेलाइड, अल्फा बीटा डाइहेलाइड, अल्फा गामा डाइहेलाइड और लास्ट वाले को बोलते हैं ओमेगा डाइहेलाइड। ठीक है, चले, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये तो बेटा था हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। अब हम चलते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पे। अब हम किसके बारे किस आधार पे बात करेंगे बेटा, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे। दूसरा जो वर्गीकरण होगा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, ये हम करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे क्या करेंगे, हम वर्गीकरण करेंगे। तो कार्बन परमाणु की प्रकृति आप जानते हो, प्रकृति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहला इसमें होगा प्राथमिक हेलोएल्केन। अब प्राथमिक हेलोएल्केन का मतलब क्या है, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होगा। प्राइमरी हेलोएल्केन, इसका मतलब क्या होगा, इसकी बात अगर हम करें तो ध्यान से देखिएगा। ऐसा हेलोएल्केन जिसमें जो हेलोजन परमाणु हो वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। प्राथमिक कार्बन आप समझते हो, ऐसा कार्बन जो केवल एक साइड कार्बन से जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन आप समझते हो भाई, प्राथमिक कार्बन किसको बोलते हैं। जैसे ये वाला हमारा जो कार्बन है, ये केवल एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको प्राथमिक कार्बन बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जो केवल एक और कार्बन से जुड़ा होता है वो प्राथमिक कार्बन कहलाता है। और जब हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ जाता है तो इसी को बोलते हैं प्राथमिक हेलोएल्केन या प्राथमिक हैलाइड। प्राथमिक हेलोएल्केन या प्राथमिक हैलाइड। तो ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु, डिफिनीशन आप लोग खुद से नोट कर लिया करो सुन के, ठीक है। ऐसा है यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, जिसमें हेलोजन परमाणु सीधे प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राथमिक हेलोएल्केन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक हेलोएल्केन कहते हैं। तो ऐसा हेलोएल्केन यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु सीधे किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राथमिक हेलोएल्केन कहते हैं। जैसे इसमें भी देख लो, ये क्लोरीन जो है भाई, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये आपके प्राथमिक हेलोएल्केन है। ऐसे भी हो सकता है ये भाई CH3 ये है CH, ये CH2Br। तो हमें देखना है किसको भाई, ये प्राथमिक है कि नहीं, बिल्कुल प्राथमिक है। हमें देखना है इसके बगल वाले कार्बन को। बगल वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री। इसको देखते हैं तो ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। क्यों भाई, ये 1 2 3 4 सभी तरफ से जुड़ा है। इसमें देखो 3 तरफ से, 1 2 और 3 तरफ से जुड़ा है। इसको देखते हैं तो ये 2 डिग्री था, इधर भी जुड़ा है कार्बन से, इधर भी जुड़ा है कार्बन से। लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब उससे है जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा है। तो हेलोजन परमाणु इससे जुड़ा है और ये केवल एक ही साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन। हेलोजन परमाणु इससे जुड़ा हुआ है, ये केवल एक ही साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हमारा प्राथमिक हैलाइड। एक ही साइड जुड़ा हुआ है, प्राथमिक हैलाइड। तो ऐसा हेलोएल्केन यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु सीधे प्राथमिक कार्बन से या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, उसको हम प्राथमिक हेलोएल्केन कहते हैं। ठीक है, दूसरा चलिए बात करते हैं। दूसरा हमारा होता है द्वितीयक हेलोएल्केन। द्वितीयक हेलो एल्केन या द्वितीयक हैलाइड, सेकेंडरी हेलो एल्केन, ये ठीक है, सेकेंडरी हेलो एल्केन। चल इसकी भी बातें कर लेते हैं। तो द्वितीयक हेलो एल्केन या सेकेंडरी हेलो एल्केन की बात करें तो इसमें देखोगे ऐसा हेलो एल्केन यौगिक जिसमें जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो बेटा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे इसमें देखो, इसमें ये कार्बन इधर भी एक साइड कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, ये द्वितीय कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ऐसा हेलोएल्केन यौगिक जिसमें जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो द्वितीय कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक हेलोएल्केन या द्वितीयक हैलाइड भी कहते हैं। इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। प्राथमिक पूछेगा, द्वितीयक पूछेगा, तृतीयक पूछेगा, एक सूत्र दे देंगे, उससे हम बोलेंगे कि बताओ प्राथमिक बनेगा, द्वितीयक बनेगा, तृतीयक बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए, तो ये तो हो गया द्वितीयक। और एक और होता है बेटा, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं तृतीयक हेलोएल्केन। क्या होता है, तृतीयक हेलो एल्केन। तृतीयक हेलोएल्केन टर्शियरी हेलो
एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन, टर्शियरी हैलो एल्केन होता है। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, चलिए इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो अभी तक देख रहे हैं आप भाई, एक 1 डिग्री से जुड़ा है तो प्राथमिक, 2 डिग्री से जुड़ा है तो द्वितीयक। तो इसी तरीके से अगर हमारा जो हैलोजन परमाणु है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ जाए। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा हमारा जो हैलोजन परमाणु है ये किससे जुड़ गया, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा देखो 3 डिग्री कार्बन कैसे, ये कार्बन जो है ये 1 2 और 3 तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हमारा जो हैलोजन परमाणु हो वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं तृतीयक हैलो एल्केन। उसको क्या बोलते हैं, तृतीयक हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलाइड भी कहते हैं, तृतीयक हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई। तो अब एक और वर्गीकरण बचा है, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन उस वर्गीकरण के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए किसकी, हमें जानकारी होनी चाहिए कार्बन पर संकरण, कार्बन पर संकरण। तो कार्बन पर संकरण ज्ञात करना है, तो कार्बन पर संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑन कार्बन। कार्बन पर संकरण कैसे ज्ञात करते हो, उसकी बात बहुत ही आसान है। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे संकरण कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारियां। जो सिंगल बॉन्ड होता है उस सिंगल बॉन्ड में होता है केवल एक सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 0 पाई होते हैं। डबल बॉन्ड में होता है बेटा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है बेटा एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, इतना आपको पता होगा, आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में ये बेसिक चीजें पढ़ी होंगी कि जो एकल बंध होता है उसमें केवल एक सिग्मा होता है, कोई पाई नहीं होता। द्विबंध में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। त्रिबंध में एक सिग्मा होते हैं, 2 पाई होते हैं। अब जब कार्बन पे संकरण की बात करोगे तो संकरण सीधे सीधे देखो कैसे देखेंगे, अगर किसी कार्बन के पास कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी पाई बंध नहीं है, 0 पाई है, 0 पाई होने पर उस पर संकरण हो जाएगा sp3। अगर किसी भी कार्बन पर एक पाई बंध है तो उसका संकरण होगा sp2, और अगर किसी भी कार्बन पर 2 पाई बंध है तो उसका संकरण हो जाएगा कौन सा, sp3। बस इतनी सी कहानी है। आओ चलो सीखते हैं यौगिकों का उदाहरण लेके। मान लो हमने एक यौगिक लिया CH3, CH2 और CH3। ठीक है, CH3, CH2 और CH3, ये हमने एग्जांपल लिया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस कार्बन को देखो, तो ये कार्बन केवल कैसा है, sp3 ही तो है। क्यों, क्योंकि भाई इसके पास केवल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब 0 पाई और 0 पाई का मतलब sp3। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। बगल वाला इधर भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर भी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 0 पाई ना, तो जब 0 पाई तो ये कैसा होगा, ये भी sp3 होगा। और ये भी केवल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा है तो sp3 होगा। मतलब अगर कोई कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा भाई, sp3 संकरण, उस कार्बन पे क्या होगा, sp3 संकरण होगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड, CH CH। अब इसमें देखो बेटा ये कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। लेकिन इस कार्बन को देखो, इधर तो इसके सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब 0 पाई, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, 0 पाई। लेकिन इधर इसके पास क्या है बेटा, 1 पाई है क्या, इधर इसके पास 1 पाई है क्या। तो क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में क्या होता है 1 पाई, तो 1 पाई पर क्या संकरण हो जाता है, sp2। तो इसके पास कौन सा संकरण होगा, sp2। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है भाई, इस डबल बॉन्ड से ये कार्बन भी तो जुड़ा है, मतलब ये जो 1 पाई है ये इस कार्बन का भी होगा, इस कार्बन के लिए भी काम करेगा। तो ये भी, इसके पास भी 1 पाई है तो ये भी कैसा हो जाएगा, sp2। और इसके पास केवल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब 0 पाई, तो 0 पाई का मतलब ये क्या है बेटा, sp3 हो जाएगा। ये क्या है, sp3 हो जाएगा। तो sp3 डबल बॉन्ड से जुड़ा sp2, डबल बॉन्ड से जुड़ा sp2, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कैसा हो जाएगा, sp3। चलो अगला देखते हैं, CH3 C CH। ये चलो
इसको देखिए, अब इसमें अगर आप देखिएगा तो ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होने का मतलब sp3 हो गया, क्यों? क्योंकि इसके पास 0 पाई है। ये वाला कार्बन इधर तो सिंगल बॉन्ड से, इधर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब इसके पास 1 पाई आ गया, ये sp2 हो गया, है ना। ये 1 पाई यहाँ पे है, ये यहाँ पे 0 पाई है। यहाँ पे देखो इस कार्बन को देखो भाई, यहाँ भी डबल, इस साइड भी ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है और इस साइड भी ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब इसके पास 1 पाई इधर से है और 1 पाई इधर से, टोटल इसके पास हो गए 2 पाई। और 2 पाई पे संकरण, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 2 पाई पे संकरण होता है sp, 2 पाई पे संकरण क्या होता है? sp होता है, ठीक है। और फिर यहाँ देखोगे तो ये सिंगल बॉन्ड वाला 0 पाई, तो ये केवल 1 पाई इसके लिए काम करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। फिर इसके लिए देखोगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा sp, और इसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp, ठीक है। इस तरीके से कार्बन पर संकरण हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। जिसके पास सिंगल बॉन्ड होगा, 0 पाई होंगे, वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 संकरित होगा। जिसके पास 1 पाई होगा वो sp2 होगा, जिसके पास 2 पाई होंगे वो sp संकरित हो जाएंगे। इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी कि कार्बन पे संकरण कैसे निकालते हैं। तो संकरण के आधार पे भी वर्गीकरण, आइए देख लेते हैं। किस आधार पे बेटा? संकरण के आधार पे वर्गीकरण। चलिए, तो संकरण के आधार पे वर्गीकरण अगर आप देखिएगा, संकरण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो संकरण के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला जो होगा sp3 संकरित कार्बन युक्त हैलोएल्केन या हैलाइड, जो भी आप कहो, ठीक है। तो sp3 संकरित कार्बन युक्त हैलोएल्केन मतलब ऐसे हैलाइड जिनमें जो हैलोजन परमाणु होगा वो sp3 कार्बन से जुड़ा होगा। sp3 संकरित कार्बन युक्त हैलाइड का मतलब क्या है कि ऐसे हैलाइड या ऐसे यौगिक जिसमें जो हैलोजन परमाणु होगा वो sp3 कार्बन से जुड़ा होगा। चलो आओ देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो होगा इसका वो होगा एल्किल हैलाइड ही होगा। क्या होगा बेटा? एल्किल हैलाइड। सबसे पहला इसका जो एग्जांपल हम लेंगे वो कौन सा होगा? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में देखो क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का अगर बेसिक सा एग्जांपल लें तो जैसे हमने लिया CH3 CH2X, ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड है। अब इस कार्बन के पास देखो भाई हैलोजन परमाणु जिससे जुड़ा है केवल उसको देखो और किसी को नहीं, बाकी सबको भूल जाओ। जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा है उसको देखो। तो हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के पास इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब 0 पाई, 0 पाई का मतलब sp3 संकरित। तो ये जो हैलोजन है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? sp3 संकरित कार्बन युक्त हैलोएल्केन। जैसे कोई भी यौगिक और भी बड़ा यौगिक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका हैलोएल्केन ही लेना है। यहां भी ये X हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी देखो भाई ये कार्बन जो है, इस कार्बन को अगर आप देखिएगा तो कैसा है? sp3, क्यों? इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। ये sp3 संकरित कार्बन है, तो ये sp3 संकरित कार्बन युक्त यौगिक हो जाएंगे। तो इसके अंडर में पहला आएगा आपका एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड। दूसरा जो हम बात करेंगे इसके अंडर में दूसरा आएगा बेटा, वो होगा बेंजिल हैलाइड। क्या होगा? बेंजिल हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजिल हैलाइड होता क्या है? ध्यान से देखिएगा। जब किसी भी कार्बन पे, जब किसी भी यौगिक में जो हैलोजन परमाणु होता है वो बेंजिल ग्रुप से जुड़ा होता है। बेंजिल ग्रुप किसको बोलते हैं? ये हमारा बेंजीन है,
ध्यान देखिएगा, ये हमारी क्या है, बेंजीन है, और जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजिल समूह। क्या बोलते हैं, बेंजिल समूह। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजिल समूह। तो जब बेंजीन के ऊपर CH2 समूह लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजिल समूह। क्या बोलते हैं, बेंजिल समूह। और अगर हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजिल समूह से जुड़ जाए तो यहाँ पे देखो, इस बेंजिल समूह का ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, sp3। क्यों, क्योंकि ये इधर भी आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, sp3 संकरित कार्बन की श्रेणी में आ जाएगा, sp3 संकरित कार्बन युक्त यौगिक की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये दूसरा होता है बेंजिल हैलाइड, ठीक है। और तीसरा आपका होता है, थर्ड इसी में आपका होता है एक और, एलिल हैलाइड। क्या बोलेंगे उसको, एलिल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, आओ देखते हैं। हमारे पास यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। ये जो समूह है, ये समूह, इतने समूह को, इस समूह को बोलते हैं एलिल समूह। क्या बोलते हैं, एलिल समूह। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के बगल में अगर कोई sp3 कार्बन लगा है तो ये एलिल समूह कहलाता है। क्या बोलते हैं बेटा, इसको एलिल समूह। और इसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखो, वो कैसा है, sp3 संकरित है। कैसा कार्बन है वो, sp3 संकरित है। तो ये आपका हो जाएगा sp3 संकरित कार्बन युक्त हैलाइड या हैलो एल्केन। क्लियर है, इतनी चीजें नोट करो। तो फिर sp2 संकरित कार्बन युक्त देखते हैं। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, sp2 संकरित कार्बन युक्त हैलाइड, sp2 संकरित कार्बन युक्त हैलाइड। चलो, तो इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आपका आएगा कौन सा, भाई वो आपका आएगा, देखिएगा, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे उसको, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, ऐसा हैलो एल्केन यौगिक, विनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस समूह को बोलते हैं विनाइल ग्रुप। इस समूह को क्या बोलते हैं बेटा, विनाइल ग्रुप। अब जब विनाइल ग्रुप में सीधे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसे को बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, तो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब ये sp2 संकरित होगा। डबल बॉन्ड का मतलब है ये sp2 संकरित होगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, sp2 संकरित कार्बन युक्त हैलाइड, ठीक है। और पहले इसमें कौन सा होगा, विनाइलिक हैलाइड। और दूसरा अगर इसकी बात करें तो दूसरा होगा आपका फेनिल हैलाइड। क्या होगा, फेनिल हैलाइड। फिनाइलिक। तो चलिए फेनिल हैलाइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई हमें फेनिल ग्रुप के बारे में जानना होगा कि फेनिल ग्रुप होता क्या है। तो जब बेंजीन से, ध्यान से देखिएगा, जब बेंजीन में क्या होते हैं भाई, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाता है तो वहां पे एक वैलेंसी खाली हो जाती है, सिंगल बॉन्ड लग गया। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाएगा, C6H5, यही बन जाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसी को हम बोलते हैं फेनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो जो बनने वाला समूह होता है उसी को क्या बोलते हैं, फेनिल समूह। और अगर फेनिल समूह पे क्या लग जाए, हैलोजन लग जाए, तो इसी को बोलेंगे फिनाइलिक हैलाइड।
अब देखो ये sp2 संकरित कैसा है, तो इस कार्बन को देखो, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई का मतलब कैसा होगा, sp2 संकरित होगा। और वैसे भी आपको पता होगा कि बेंजीन में सारे कार्बन sp2 संकरित होते हैं, तो ये जो हैलोजन है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, sp2 संकरित कार्बन युक्त हैलाइड की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है इतना सभी को? चलिए, अब इसके बाद एक लास्ट बचता है, वो कौन सा होता है, sp संकरित कार्बन युक्त, sp संकरित कार्बन युक्त हैलाइड। तो sp संकरित कार्बन युक्त हैलाइड के अंदर में जो पहला आएगा, एक ही होता है ये, हम सामान से बात करेंगे, उसको बोलेंगे प्रोपार्जिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, प्रोपार्जिलिक हैलाइड। प्रोपार्जिल ग्रुप देखिएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका प्रोपार्जिल ग्रुप है। ये क्या है, प्रोपार्जिल ग्रुप है। तो अब अगर यहाँ पे डायरेक्टली इससे हैलोजन जुड़ जाएगा तो ये क्या आपका हो जाएगा प्रोपार्जिलिक हैलाइड। और इसमें ये कार्बन के पास देखो ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक ऐसा संकरित है, sp संकरित है, तो जब हैलोजन डायरेक्टली sp संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका sp संकरित कार्बन युक्त हैलाइड हो जाएगा। इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप सिंपल सा भाई किसी भी ट्रिपल बॉन्ड युक्त कार्बन से अगर आप क्या जोड़ दोगे, हैलोजन जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, sp2 संकरित कार्बन युक्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि sp संकरित कार्बन भाई sp संकरित है तो है, उसमें क्या है। ठीक है, तो जब किसी भी यौगिक में जो आपका हैलोजन परमाणु है वो sp संकरित कार्बन युक्त कार्बन से जुड़ा होगा, sp संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, तो उसको इस कैटेगरी में हम रखेंगे। इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो ये हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो होता है खत्म। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट डे पे इनके कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम लोग IUPAC सीखेंगे, समवायता सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद हम लोग यौगिक बनाने की विधियां, मतलब जो हमारी मेन रिएक्शन हो जाएगी वहां से स्टार्ट करेंगे, बनाने की विधियां पढ़ेंगे, फिर उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके उपयोग पढ़ेंगे, सारी चीज़ों की बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए सारे बच्चे, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, तो घरों से बाहर ना निकले, घरों में ही रहें, और घर में ही रहकर पढ़ाई करें। ऑनलाइन आपके पास पढ़ाई के लिए बहुत सारे साधन उपस्थित हैं, तो पढ़ाई ना रोकें, सबसे ज़रूरी बात है पढ़ाई ना रोकें, क्योंकि जो आता रहेगा फिर वो भी भूल जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी आगे। तो कुछ भी आप करिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, पढ़ाई से छुटकारा नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।